Okay, what we have done in the last classes is we have done pre-fertilization events, gamete formation complete, we have done fertilization, and we were on the post-fertilization event that includes embryonic development, right? So we were on embryonic development. Now what we have seen in embryonic development till now is that when sperm and egg fuses, it forms a zygote, a single-celled zygote. Immediately this single-celled zygote ये क्या करता है, ये डिवीजन स्टार्ट कर देता है जिसको क्लीवेज बोलते हैं. माइटोटिक डिवीजन होती है जिसमें S और M फेज होते हैं. So what it does is it immediately start division and forms two cell. Two cell से four cell stage, four cell to 8 cell stage and 16 cell stage. ऐसे बनाता है, राइट. 8 to 16 सेल स्टेज को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, मॉड्यूला बोलते हैं. और ये जो कंप्लीट डेवलपमेंट होती है या डिवीजन होती है, दिस इज होलोब्लास्टिक डिवीजन. होलोब्लास्टिक डिवीजन मतलब पूरे की पूरा सेल जो है वो डिवाइड करेगा, पूरी की पूरी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी, राइट. तो ये वाला पार्ट हमने कर लिया है. नेक्स्ट पार्ट इज कि लेटर ऑन व्हाट हैपेंस इज नेक्स्ट स्टेज में ये जो एम्ब्रियो था जो 8 to 16 सेल स्टेज बनाता है, धीरे धीरे क्या होगा, अगर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, देन 64, लाइक दिस, राइट. ऐसे ही 128, तो ऐसे डिवीजन होता रहेगा. तो जब ये अबाउट 64 सेल्स का हो जाता है, दिस टाइम पे ये ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट वैल्यू, ऑलमोस्ट जब 64 सेल्स का ये हो जाता है, तो उस टाइम पे व्हाट इट डज इज इट फॉर्म्स अ न्यू डेवलपमेंट, इट फॉर्म्स अ न्यू स्ट्रक्चर, एक नया स्ट्रक्चर बनाता है जहां पे कुछ सेल्स बाहर की तरफ अरेंज कर जाते हैं. There are some cells which are arranged outside and there are some cells which remains inside and there is a cavity inside with a cavity. ओके, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, एक ऐसा बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जहां पे बॉल के पूरे पेरीमीटर पे क्या है, सेल्स की लेयर है. ये जो सेल्स की लेयर है इसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट. बीच में एक साइड पे अंदर की तरफ एक साइड में पुश हुआ कुछ सेल्स का मास होता है, इसे बोलते हैं इनर सेल मास, ICM. ओके, एंड बीच में एक कैविटी होती है एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और यू कैन आल्सो कॉल इट एज ब्लास्टोसील. इसको हम ब्लास्टोसील भी बोल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. अब इसका मतलब ये कैविटी का है ब्लास्टोसिस्ट में, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट. The structure is called as blastocyst, जिसमें बाहर की तरफ एक लेयर है सेल्स की which is called as trophoblast, अंदर की तरफ एक inner cell mass है और बीच में एक cavity है which is called as blastocele, right. So this is complete structure of blastocyst. Next what happens is blastocyst में there are certain cells, ट्रोफोब्लास्ट के कुछ cells होते हैं जो inner cell mass के contact में है, right. Now if you see here what type of cells are there which are directly in contact with the cells of inner cell mass, you can say these cells are directly in contact, the one which I am highlighting in green color, these cells are the ones which are in direct contact with the inner cell mass and these cells are of trophoblast. These cells are called as cells of Robber. These cells are called as cells of Robber. Okay, now these are the cells which are the cells of trophoblast which are directly in contact with the inner cell mass. Okay, now what is the importance of trophoblast? ट्रोफोब्लास्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? सी जैसे ही फीटस को डेवलप करना है, फीटस अंदर की तरफ डेवलप कर रहा है, उसको बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहिए. ओके, एम्ब्रियो के बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होनी चाहिए, राइट. अगर नाम सुनाओ कभी एमनियन, ये क्या होती है, बाहर की तरफ. अगर फीटस बच्चा जो है अंदर की तरफ डेवलप कर रहा है तो इसके बाहर की तरफ एक कवरिंग होगी और यहाँ पे फ्लूइड भरा होगा पूरा का पूरा, जहाँ पे पूरा प्रोटेक्टेड रहेगा. ये बाहर की कवरिंग्स कहाँ से बनेंगी, इस ट्रोफोब्लास्ट से बनेगी. So what is the function of trophoblast is to form the extra embryonic
layers. इनका फंक्शन क्या है कि दे later forms extra embryonic layers. Okay, and what else they will help? They'll also help in forming the placenta. Okay, they'll also help in forming placenta. अब placenta का काम क्या होता है? To provide nourishment to the fetus. Fetus के पास nourishment भिजवाना. तो इसका मतलब indirectly it is also trophoblast later will also help in providing the nourishment to the embryo. Okay. नेक्स्ट थिंग इज ये जो पूरा ब्लास्टोसिस्ट है एक बार बन गया, अब इसका क्या होना चाहिए? इम्प्लांटेशन होना चाहिए. सपोज female reproductive tract में what happens is this blastocyst stage comes somewhere here. Now what will happen? ये blastocyst का यहाँ पे implantation होना चाहिए. So implantation कहाँ पे होती है? कौन से स्टेज में? blastocyst. एक बार blastocyst बन गया उसके बाद क्या होगी? implantation होगी यूट्राइन की वॉल में, यूट्रस वॉल में इस ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन होगी. और ये कब होती है? जब फर्टिलाइजेशन के हुए 7 दिन हो चुके हो. So 7 days after the fertilization, what happens? This implantation takes place. 8th day पे क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है? सी अब ये पूरा का पूरा जो पूरा ब्लास्टोसिस्ट है इसको यूट्रस की वॉल के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा तभी ये पूरा का पूरा बनेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को जूम करके देखूं तो क्या हो सकता है? एक तो ये ट्रोफोब्लास्ट है. This part is trophoblast, let's say, and here is the uterus wall. ये यूट्रस की वॉल है जो एपिथेलियम है जो सेल से बनी है. What is the epithelium name? It is endothelium, right? It is endothelium. सबसे अंदर वाली लेयर जो यूट्रस की होती है that is endothelium. ये एंडोथीलियम है. यहाँ पे बीच में है इनर सेल मास. यहाँ पे सेल्स है जिसको हम बोल रहे हैं इनर सेल मास. तो कौन से सेल्स कांटेक्ट में आ रहे हैं? ट्रोफोब्लास्ट के कौन से सेल्स कांटेक्ट में आ रहे हैं? These are the cells which are coming in contact. ये वाले सेल्स है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं. These cells what we called as cells of Robber. तो सेल्स ऑफ रॉबर ही है जो डायरेक्टली एपिथेलियम के साथ अटैचमेंट में काम आ रहे हैं. किसके एपिथेलियम के साथ? यूट्रस की एपिथेलियम के साथ. तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? धीरे धीरे इट मूव्स टूवर्ड्स द एपिथेलियम, पूरी एंडोथेलियम की तरफ मूव करता है और धीरे धीरे कांटेक्ट बनाना शुरू कर देता है एंडोमेट्रियल वॉल से. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? धीरे धीरे दोनों सेल्स का मर्जर होगा, दोनों सेल्स आपस में फ्यूज करेंगे. व्हाट विल हैपन? स्लोली देयर विल बी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल. एंडोमेट्रियम वॉल में ये पूरा पेनिट्रेट करने लगेगा. So like this it will penetrate within the endometrial wall leading to implantation. ये inner cell mass है. Okay, so this is inner cell mass. It will lead to implantation within the endometrial wall. Which cells are helping? Cells constant, cells of Robber. अब यहाँ पे ये जो ट्रोफोब्लास्ट है exactly कौन हेल्प कर रहा है? ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हेल्प कर रहे हैं, राइट. सो ट्रोफोब्लास्ट के ये वाले सेल्स तो पूरी की पूरी बाहर जो ब्लैक कलर की लेयर है सेल्स की, दीज आर ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है. यहाँ पे क्या होगा? ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, ये सेल्स यहाँ पे एंडोमेट्रियल वॉल के साथ फ्यूजन कर रहे हैं. इन सेल्स के साथ क्या कर रहे हैं? फ्यूजन कर रहे हैं. टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इनर सेल मास आई एम मार्किंग इट इन डिफरेंट कलर. ओके, तो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, कुछ सेल्स तो ऐसे है जो डायरेक्टली एकदम ही पूरा का पूरा डिस्टिंग्विश्ड है, ये वाले सेल्स, और कुछ सेल्स यहाँ पे एकदम फ्यूज्ड पड़े हैं एकदम, राइट. सो दिस टाइप ऑफ ट्रोफोब्लास्ट वेयर इट इज कंप्लीटली सेल्यूलर, जहां पे बिल्कुल सेल्यूलर है, इट इज कॉल्ड एज साइटो. साइटो वर्ड इज फॉर सेल. इट इज कॉल्ड एज साइटोट्रोफोब्लास्ट. थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ. इट इज कॉल्ड एज साइटोट्रोफोब्लास्ट. अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ? ये बिल्कुल ही फ्यूज्ड पड़े हैं. तो फ्यूज के लिए वर्ड, जहाँ पे डिस्टिंक्ट सेल नहीं है, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? सिंसिटियो,
राइट। सिंसिटियम वर्ड किसके लिए था? मल्टी सेलर के लिए था। अब यहाँ मैं बोल रही हूँ डिस्टिंग्विश सेल नहीं है, सारे आपस में फ्यूज हो रखे हैं, तो सिंसिटियम एक स्ट्रक्चर बन गया, तो दिस इज कॉल्ड एज सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। This is called as syncytio-trophoblast. So trophoblast later on it forms two layers. One is cellular in nature, which has distinct cell called as cytotrophoblast, and another is syncytio-trophoblast. Now what will happen next is slowly at this time only, at the same time when this implantation is being taking place, inner cell mass के cells भी क्या करेंगे? अपने आप को rearrange करना शुरू कर देंगे. They will start rearranging. Inner cell mass will start rearranging. और कैसे rearrangement start करेंगे? वो दो layers में पहले differentiate करेंगे. Suppose ये cells का mass था. Okay. Let's say this blue color was the mass of cells. Now how they will rearrange is they will form two layers. ये दो layers में arrange करेंगे. They will form certain structure like this. See, cells की movement हर जगह होगी ही होगी. Cells की movement is very very important for the complete embryo to attain its determined shape. Determined morphology को attain करने के लिए cell जो है वो हमेशा उस movement show करते रहेंगे. So it will form this kind of structure. Okay. तो क्या हुआ? लेयर्स बन गई. एक जो लेयर है that is formed of small cuboidal cells which is called as hypoblast. ये वाले लेयर जो सेल्स की है, जो बाहर वाली लेयर है, ये बहुत छोटे सेल्स की है. It is almost cuboidal cells. This is called as hypoblast. The other cells are called as epiblast. This cell layer is called as epiblast. These are a columnar cells. They are bit tall cells. So tall cells, they will form a layer called as epiblast, and a cuboidal cell layer will form hypoblast. In the middle again there will be a cavity. एक cavity होगी यहाँ बीच में. This cavity is called as amnion. This cavity is called as amnion. Okay, so what has happened? Trophoblast fuse कर गया endometrium के साथ, वहां पे इंटरडिजिटेट कर गया. साइमल्टेनियसली इनर सेल मास ने अपनी अरेंजमेंट चेंज कर दी है. एक अंदर की तरफ एक लेयर बनाई है एपीब्लास्ट, और बाहर की तरफ एक क्यूबॉइडल लेयर बनाई है. दिस इज हाइपोब्लास्ट. ओके, और बीच में एक कैविटी है. यहाँ पे एक तरफ हाइपोब्लास्ट, फिर एपीब्लास्ट, फिर ये कैविटी, दैट इज एमनियन. इसको क्या बोलते हैं? एमनियन बोलते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज दिस कंप्लीट एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट will later on form. ये वाला जितना भी सेल का मास है, ये वाला जितना भी सेल का मास है, अब ये आगे फीटस बनाने के लिए कंटिन्यू करेगा. therefore it is called as embryonic disc. याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं. It is called as embryonic disc. Okay. So this is how implantation takes place. Next is what is the role of zona pellucida. See, zona pellucida का रोल क्या है यहाँ पे? जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है वो जनरली कहाँ हो जाता है? ओकेजनली कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज क्लोज टू इंटरनल ऑस. इंटरनल ऑस मतलब जो स्ट्रक्चर था सर्विक्स और यूट्रस के बीच में, वहां पे इम्प्लांटेशन होती है. जो फंक्शन है वो क्या है? टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एट एबनॉर्मल साइट. जोना पेलिसिडा का फंक्शन क्या है? इस टाइम तक जोना पेलिसिडा इंटैक्ट रहेगी, और इसका फंक्शन क्या है? ताकि कहीं और इम्प्लांटेशन ना हो जाए. कहीं और इम्प्लांटेशन हो गया तो बहुत गलत हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एनसीईआरटी का ही डायग्राम तुम्हें दिखाऊं, व्हाट दे हैव शोन इज this structure. You see there are two cells, दो cells है, और दोनों cells के ऊपर एक और ये layer है, that is zona pellucida. zona pellucida यहाँ F तक present है, right? जब तक multiple cells जो 32 cells तक जब तक नहीं आ जाते तब तक वो zona pellucida की layer है. क्यों है ये layer? Because it doesn't want कि implantation fallopian tube में हो जाए, क्योंकि fallopian tube में अगर implantation हो गई तो क्या होगा? वहीं पे growth होगी,
वहां पे मस्कुलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि मसल्स, स्मूथ मसल्स तो कहाँ प्रेजेंट है, यूट्रस में, वो एक्सपैंड नहीं करेगा और धीरे धीरे फीटस मर जाएगा। ऐसी इम्प्लांटेशन जो यूट्रस के अलावा कहीं और हो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फीटस डज नॉट सर्वाइव। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस के अलावा, अपार्ट फ्रॉम यूट्रस, implantation has taken place somewhere else. If it takes place in fallopian tube or some other part, then it is called as ectopic pregnancy. And this ectopic pregnancy is prevented by the layer of zona pellucida, which remains till the complete embryo is within the fallopian tube. Okay, fallopian tube जो है वो ज्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, ये इम्प्लांटेशन होने के बाद सरवाइव नहीं कर पाएगा फीटस। So this is the role of zona pellucida. So what is the role of zona pellucida is to prevent ectopic pregnancy. Next thing is, there is another hormone which is secreted now. वो secretion has start, HCG. सुना है पहले कभी HCG hormone? No ma'am. जो प्रेगनेंसी किट आती है ना, उसमें यही हार्मोन का टेस्ट होता है, because this is a hormone which is secreted only after fertilization. प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ये हार्मोन सिक्रीट होता है, सो इट इज इंडिकेटर वेदर द प्रेगनेंसी हैज टेकन प्लेस और नॉट। और जितनी भी ये किट्स आती है, जो आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स ऑफ द किट्स, जितने भी टेस्ट आते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट आते हैं, ये सब में यही हार्मोन का डिटेक्शन होता है, HCG का। ओके, तो HCG इज ह्यूमन कोरियोनिक gonadotrophin. Now trophoblast के जो cells है, simultaneously what they will do, they will start secreting a hormone HCG, human chorionic gonadotrophin. Now what do you mean by gonadotrophin? You have already done the word gonadotrophin. These are the hormones, this is a set of hormones which are or which targets the gonads. gonads पे target करते हैं। फीमेल secrete कर रही है तो gonad क्या होगा, ओवरी, ओवरी पे टारगेट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे अलग से एक बात आती है, सी व्हाट यू हैव डन, कि कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है। यही किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि व्हाट हैपेंस इज कॉर्पस ल्यूटियम स्लोली डीजेनरेट्स, बट इनिशियली इट गिव्स अ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन व्हिच सिग्नल्स द यूट्रस, यूट्रस को सिग्नल देता है कि ओव्यूलेशन हैज टेकन प्लेस, सो बिल्ड द वॉल। ओके, सिक्रीटरी बनाता है वॉल को, बट स्लोली व्हाट विल हैपन, दो यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गई, इम्प्लांटेशन हो गई, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजेनरेट कर गया, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हुआ नहीं और यहाँ पे वॉल टूट गई, तो क्या हुआ, इम्प्लांटेशन का कोई फायदा नहीं, राइट। सो व्हाट हैपेंस हियर इज टू प्रिवेंट दिस कंडीशन, अनदर हार्मोन HCG, जो ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल है, यही क्या करेंगे, एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, HCG हार्मोन। दिस HCG हार्मोन इज सिमिलर टू LH। किससे सिमिलर है, LH हार्मोन से है। और ये क्या करेगा, ये टारगेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को और उसको डीजनरेट नहीं होने देगा। डीजनरेट नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होती रहेगी और क्या होगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग कभी टूटेगी नहीं। सो दिस इज हाउ the fetus itself, it gives a signal कि corpus luteum को मत तोड़ो। This is how the complete feedback works. Now coming back again to the structure of inner cell mass, हम पूरा embryo पे दोबारा आ जाते हैं। क्या हुआ embryo में, what happened, again coming to that condition जहाँ पे वो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी, आई गेस वो क्लियर नहीं हुआ होगा कैसे एपीब्लास्ट बना, कैसे सब कुछ हुआ, हाइपोब्लास्ट बना। तो क्या था, हमने क्या बोला, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है और यहाँ पे सेल्स का मास है, देयर इज अ मास ऑफ सेल्स व्हिच इज कॉल्ड एज इनर सेल मास। So this is the condition which is blastocyst.
इसी टाइम पे implantation होती है. We have seen how implantation takes place. Now next thing comes is what happens within this layer only, within this inner cell mass. Let's say trophoblast remains the same. Trophoblast यूं की यूं ऐसी है, इसने implantation भी कर दिया है. Now let's just focus on inner cell mass. What is happening to inner cell mass? Now what happens to inner cell mass is the cells they start rearrangement. Cells क्या करेंगे? Rearrangement start कर देंगे. Some cells will become columnar. कुछ cells जो है वो columnar हो जाएंगे, tall हो जाएंगे, and कुछ cells जो है they will rearrange to form cuboidal cells. This we have seen. Okay, कुछ cells जो है वो columnar हो जाएंगे और कुछ cells they will remain cuboidal and they will be small. Right. Now up to here what you have seen is that there are two layers of cells. Okay, एक layer है hypoblast. Hypoblast is this smaller layer which is called as hypoblast, and another layer of columnar cells is epiblast. So all the cells of inner cell mass they will arrange into hypoblast and epiblast. Now what is the representation? See, epiblast in future it will form ectoderm. Germ layers बनाएगी, and hypoblast will later on form endoderm. So you can say hypoblast is primitive endoderm and epiblast is primitive ectoderm. So there are two layers of cells and together these two layers are called as embryonic disc. This is called as embryonic disc. Slowly what happens is in this embryonic disc only, a space starts appearing between the trophoblast cells and the epiblast cells. So these blue color cells and these tall red color cells, they start having a cavity. A cavity बीच में बनने लगती है. So what is the next structure? Next structure is something like this. कि ऊपर की तरफ पूरा trophoblast की layer है. Okay. नीचे की यहाँ पे क्या हुआ है? एपीब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट में गैप आ गया, राइट? सो दिस एपीब्लास्ट हैज कम टू दिस साइड फॉर्मिंग अ कैविटी इन द मिडल और साथ में इसके हाइपोब्लास्ट की लेयर है. ओके, नाउ देयर आर सर्टेन सेल्स व्हिच derive from trophoblast. Trophoblast के कुछ cells थोड़ा सा और पुश होते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं. So slowly what happened is कि inner cell mass के cells arrange की epiblast, hypoblast में, trophoblast ऊपर की तरफ थी, trophoblast के कुछ cells फिर से rearrange की अंदर की तरफ और gap बन गया बीच में एक trophoblast के cells के और epiblast के बीच में. इस cavity को हमने क्या बोला? amniotic cavity. Okay, इसको क्या बोला? amniotic या amniotic cavity. This is amniotic cavity. These cells are called as, जो trophoblast के cells आए, these are called as amniotic cells या amniogenic cells. इनको amniogenic cells बोलते हैं. ये तो हमारा epiblast है ही और ये hypoblast. Slowly what will happen? This complete जो ये कैविटी है ये बढ़ती जाएगी साइज में और धीरे धीरे ये वाले सेल्स जो नीचे हाइपोब्लास्ट के सेल्स है ये भी मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे. मूवमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे? नीचे की तरफ, ये जो है इस तरफ मूव करने लगेंगे, नीचे की तरफ ग्रो करते रहे और नीचे की तरफ बढ़ गए. सो व्हाट विल हैपन स्लोली कि बाहर एक ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है. नाउ दिस ट्रोफोब्लास्ट की लेयर हैज फॉर्म्ड अनदर लेयर, एक और लेयर है जिसको एमनियोजेनिक सेल्स बोला है. बीच में देयर इज एपीब्लास्ट एंड हियर इज दिस हाइपोब्लास्ट. हाइपोब्लास्ट के सेल्स बढ़ते गए और यहाँ पे लाइन कर गए. तो क्या हुआ? एक और कैविटी बन गई, लाइनिंग कर गए. एक तो ऊपर की तरफ हमारे पास एमनियोनिक कैविटी ऑलरेडी थी. ओके, ये ऑलरेडी हमारे पास कैविटी थी. एक ये नीचे की तरफ एक ये बना स्ट्रक्चर.
जो पूरा किससे लाइन किया हुआ है, इट इज कम्प्लीटली लाइन विद हाइपोब्लास्ट सेल्स, जो कि बाद में क्या बनाने वाले हैं, एंडोडर्म बनाने वाले हैं, राइट। So this complete the another sac is called as yolk sac. This is called as yolk sac. ओके और ये yolk sac और इस पूरे ट्रोफोब्लास्ट के बीच में धीरे धीरे फिर से गैप बढ़ता जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर। अब हर जगह गैप आ रहा है, कैसा गैप, एक तो ट्रोफोब्लास्ट और इस पूरे स्ट्रक्चर के बीच में गैप आ रहा है। सो लेट्स से कि ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है बाहर, ये बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, ओके लाइक दिस। बीच में क्या हुआ, ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स थे, ये वाले, ये, और नीचे की तरफ इसमें क्या है, यहाँ पे अटैच्ड एपीब्लास्ट, राइट। इन दोनों के बीच में क्या है, एमनियोटिक कैविटी। नीचे की तरफ व्हाट इज प्रेजेंट इज हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट जो है वो एक्सटेंड किया था नीचे की तरफ। सो व्हाट बेसिकली आई एम सेइंग कि ये जो ब्लू और रेड है कैविटी जो लेयर्स है, इनके बीच में गैप आ गया। ओके सो एवरीथिंग इज रेस्ट, एवरीथिंग इज सेम। So what has been formed? There is a amniotic cavity in the middle. Amniotic cavity किससे बनी है, इस पूरे amniogenic cell से बनी है। So this is called as amnion. इसको क्या बोलते हैं, amnion. ये क्या है, epiblast. This is what, hypoblast. ये क्या था, हमारा yolk sac, primary yolk sac था, yolk sac, right? ये योक सैक जो है, इसके अंदर पहले प्राइमरी योक सैक था, अब थोड़ा और डेवलप हो गया है, तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी योक सैक, दैट्स इट। और वो किससे बना है, हाइपोब्लास्ट के सेल से बना है। हाइपोब्लास्ट आगे क्या बना रही है, एंडोडर्म बना रही है। सो वी कैन से दीज आर एंडोडर्मल सेल्स ओनली। ओके नेक्स्ट, ये जो बाहर की तरफ लेयर बनी, अब इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, जो बाहर की तरफ लेयर बनी, एक तो ट्रोफोब्लास्ट थी ये, अब ये क्या करती है, यहाँ पे और भी सेल्स इकट्ठे होने लग जाते हैं एंड दिस कंप्लीट लेयर इज कॉल्ड एज कोरियोन। इसको बोलते हैं कोरियोन। सो व्हाट न्यू यू हैव सीन, व्हाट एल्स हैज बीन फॉर्म, कोरियोन बना है, एक योक सैक बना है और एक एमनियन बना है। तो ये क्या है, एम्ब्रियो से बाहर है। एम्ब्रियो एक्चुअल में कहाँ से बन रहा है, यहाँ से। यही बोला था कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ही फाइनली एम्ब्रियो बनाएंगे, पूरा फीटस बनाएंगे। तो फीटस के अलावा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोन में क्या आया, एम्ब्रियो के अलावा कोरियोन आया, एमनियन आया और योक सैक आया। सो यू कैन से देम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। ये एम्ब्रियो से अलग है, दीज आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ओके लेटर ऑन मोर डेवलपमेंट होगी और सेल्स बनते जाएंगे और सेल्स मूव करेंगे। सी अब ये एपीब्लास्ट जो है आगे एक्टोडर्म बनाने वाली है, हाइपोब्लास्ट जो है आगे एंडोडर्म बनाने वाली है, बीच में एक और लेयर होनी चाहिए मीजोडर्म। तो सेल्स यहाँ पे बीच में और मूव करेंगे फ्यूचर में एंड दे विल फॉर्म मीजोडर्म। ये आगे मीजोडर्म बनाएंगे। Okay, so this is how complete fetus is formed. All the three layers are formed, ectoderm, mesoderm and endoderm are formed. इसके अलावा एक और लेयर होती है, धीरे धीरे पूरा का पूरा फीटस कैसे डेवलप करता है, इट डेवलप समथिंग लाइक दिस। ये फीटस है, यहाँ से लेट से इसकी इम्प्लांटेशन हुई है यूट्राइन वॉल में, ओके इंटरडिजिटेशन हुई है यूट्राइन वॉल में। सो व्हाट विल हैपन, बाहर की तरफ एक ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी, यही ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है जो हेल्प कर रही थी। फिर उसके अलावा क्या है, कोरियोन की लेयर है, राइट। तो ये कोरियोन की लेयर हो गई, कंपेयर इट विद दिस, ये कोरियोन की लेयर हो गई। इसके अंदर
what is happening is the fetus is developing. ये क्या है? fetus develop हो रहा है. और fetus के अंदर क्या होगा? एक gut होगी. gut means your digestive tract. तो ये क्या होगी? एक खाली gut होगी. कहाँ से अटैच होता है fetus? belly button से अटैच होता है, right? तो यही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की आगे क्या होगी? कनेक्शन होगी जो आगे प्लेसेंटा बनने में हेल्प करेगी. The structure formed is something like this. So this is the complete fetus. This one. ये आगे जाके पूरा बेबी बनाएगा. Okay. And it is connected with एक तो yolk sac. This is yolk sac. This one new thing which has come into picture is allantois. यहाँ पे कोरियन और एक और क्या था? एमनियन. So this will be amnion. So 4 layers हैं embryo के अलावा. There are 4 extra embryonic layers: chorion, amnion, yolk sac, and allantois. This is how complete fetus develops. Slowly it will interdigitate into the blood vessels of the female and forming a structure like this. धीरे धीरे ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा. See, this is interdigitation. This is placental villi. यहाँ पे ये umbilical cord बनी जो fetus को आगे nourishment provide कर रही है. This is the embryo. ये साथ में देखो छोटा सा yolk sac बचा है. धीरे धीरे yolk sac खत्म हो जाता है. और यहाँ पे ये क्या है? amnion. ये अंदर वाली जो कैविटी है, ये वाली जो है वो एमनियन है, और जो बाहर वाली कैविटी है दैट इज कोरियन. तो एम्ब्रियो के अलावा सबसे बाहर से अगर शुरू करें तो सबसे बाहर से कोरियन, फिर एमनियन, फिर yolk sac और यहीं पे allantois. ओके. एंड अम्बिलिकल कॉर्ड इज फॉर्म जो कि ब्लड वेसल्स का कनेक्शन है बिटवीन द फीटस एंड द मदर. नीचे की तरफ HCG की वजह से जो कंप्लीट यूट्रस है, सर्विक्स है, वो बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगती है एंड इट फॉर्म्स द सर्विकल म्यूकस. प्लग बनाती है, सर्विक्स प्लग बनाती है which doesn't allow the fluid to come out of it. Now there are several other hormones which are helping in this. One hormone we have done HCG जो कर ली है. Next is human placental lactogen. ये lactogen वो hormone है which is released by the placenta. Then another is estrogens and progesterones which are already you have done कि ovary उसको release करती जाएगी. एक और ovarian hormone है relaxin. Relaxin hormone क्या करेगा? It will help in stretchability of the uterus. कौन release कर रहा है? Ovary ही release कर रही है. These are ovarian hormones. Placenta के hormones कौन कौन से हैं? एक तो HCG है, human placental lactogen है, estrogen और progesterone है. Ovary भी करती जा रही है, प्लेसेंटा भी करता जा रहा है. और ओवरी ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि रिलैक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है. समटाइम्स द स्टूडेंट्स दे थिंक कि जब फीटस बड़ा होगा तो वही रिलैक्सिन प्रोड्यूस करने लगेगा सो दैट वो स्ट्रेच होता जाए. नो, ओवरी प्रोड्यूसेस द रिलैक्सिन हॉर्मोन्स. ओके. इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फीमेल प्रोड्यूसेस अनदर हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन. ओके. इनका मेटर्नल ब्लड में लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है. वाई थायरॉक्सिन? बिकॉज BMR मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा? वो इंक्रीज होगा. क्यों इंक्रीज होगा? टू प्रोवाइड दी नरिशमेंट. जल्दी जल्दी फूड जो है वो बर्न हो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले. And this all leads to fetal growth and there are certain metabolic changes in mother and the fetus both. Okay. धीरे धीरे implantation के बाद तीनों layers we have done: ectoderm, mesoderm and endoderm. Next is यही सी इन्हीं तीनों layers से सारे के सारे organs बनते हैं. If you remember last year we have done 4 type of tissue: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. Epithelial tissue is formed of all the 3 layers. Muscular is formed of mesoderm. Connective is also formed of mesoderm. Nervous is formed of ectoderm. Right? तो इन्हीं से सारे cells बनेंगे
इसके अलावा इनर सेल मास में स्टेम सेल्स होते हैं. स्टेम सेल्स आर द सेल्स which are totipotent in nature. You have to understand the meaning of totipotent. Totipotent means the cells which can develop into any cells. जो एक सेल है जो अनडिफरेंशिएटेड है और वो आगे किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, इफ अ स्टूडेंट इज इन क्लास 10th, so right now he can take medical also, he can take non-medical also, he can take commerce also, he can take आर्ट्स ऑल्सो. क्यों? क्योंकि उसने स्पेशलाइजेशन नहीं की है, अनडिफरेंशिएटेड है, अनस्पेशलाइज्ड है. तो दो सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स एंड दे हैव एबिलिटी टू गिव राइज टू एनी टिश्यू और organ. Next thing is the human pregnancy. It lasts 9 months, and the first sign of the pregnancy, it comes after the 1 month. Embryo का heart बनने लग जाता है. It is noticed by heart sound. जो हार्ट बन गया है 1 month के बाद, उसकी साउंड से, स्टेथोस्कोप से उसकी साउंड सुनी जा सकती है. दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस. 2nd month तक फीटस के लिम्स और डिजिट्स डेवलप कर जाते हैं. यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस स्टफ. 12th week तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा हो जाता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स फर्स्ट 3 months. तो इसमें सारे के सारे मेजर ऑर्गन जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये सब बन चुका होता है. नाउ हियर इज द इम्पोर्टेंट थिंग, एक्सटर्नल जेनेटिलिया. इस टाइम पे डॉक्टर्स दे आर नॉट सपोज और दे आर नॉट अलाउड टू टेल द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिकॉज फर्स्ट 3 months में ये बन चुका होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया बन चुका होता है. सो डॉक्टर्स आर प्रोहिबिटेड टू टेल द पेरेंट्स अबाउट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. Next, the first movement of the fetus, appearances on the hair, on the head, which is observed during the 5th month. At the end of 24 weeks, that is the 2nd trimester, body is covered with fine hairs, eyelids, they become separate, eyelashes are formed, everything. And after the 9th month, the fetus is completely well developed, which is ready for the delivery. Okay. समझ आया यहाँ तक? बोलो. Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. इसकी एक लिस्ट है, वो दूंगी कि वीक 1 में क्या होता है, वीक 2 में क्या होता है, मेजर चेंजेस, वो पूरी लिस्ट है, वो आई विल गिव देम. ओके. नेक्स्ट इज, एक बार 9 months में पूरा फीटस डेवलप हो गया, उसके बाद क्या होगा? Once it is completely developed, this period is basically of 9 months. It is called as gestation period. क्या होगा? 9 months के बाद फीटस को बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा, डिलीवरी कर दी जाएगी. That process of delivery is called as parturition. और parturition में क्या होता है? It is a complex neuroendocrine mechanism. What do you mean by neuroendocrine mechanism? Is that nervous system as well as endocrine means electrical system, that is nervous, as well as chemical, that is hormonal. दोनों ही मिलके काम करते हैं. कैसे? जो सिग्नल्स है पार्चुरेशन के, एक बार फुली डेवलप्ड फीटस बन गया तो फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा क्या करती है? एक माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं. इस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है? मेटर्नल मतलब मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है, प्रोडक्शन होने लगती है. उसकी वजह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं, जो कि आगे फर्दर स्टिमुलेट करते हैं ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को. मतलब हम अब तक क्या कर रहे थे, एक बार कोई हार्मोन प्रोड्यूस हो गया, वो पीछे जाके बताता है कि भाई प्रोड्यूस हो गया है, स्टॉप द प्रोडक्शन, ओके, स्टॉप द स्टिमुलेशन. ऑक्सीटोसिन उल्टा करता है. ऑक्सीटोसिन जैसे यूट्रस के पास गया, उसने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराया, वो और ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट करेगा. सो इट इज पॉजिटिव फीडबैक, नॉट नेगेटिव. ये अपने प्रोडक्शन को और बढ़वा रहा है, ना कि कम कर रहा है. इट इज इंक्रीजिंग इट्स ओन प्रोडक्शन, नॉट डिक्रीजिंग. सो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक. एक स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स जनरेट होता है between the uterine contraction and oxytocin, जिससे stronger contraction होते रहेंगे, which leads to the expulsion of baby through birth canal. We know that the birth canal is formed by vagina during delivery of the baby. Next thing is, under this oxytocin complete impact, मेमरी ग्लैंड में जो प्रोलैक्टिन की वजह से लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी, वो सिक्रीशन भी हो जाएगी. ओके, सिक्रीशन भी स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन. और ये किस में हेल्प करती है? टू फीड दी बेबी.
In the initial days, this milk is called as colostrum क्योंकि इसमें बहुत सारी antibodies होती है, and which antibody ideally IgA. You have already done in notes कि IgA antibody बहुत ज़्यादा rich होती है जो कि newborn baby को resistance provide करती है against several diseases. Then breastfeeding, it is during the initial period, it is recommended for healthy baby. क्यों? क्योंकि colostrum में बहुत सारी antibodies और बहुत सारे minerals होते हैं जो हेल्प करते हैं फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी एंड टू इंक्रीज हिज इम्यूनिटी. डन. Yes, ma'am.